साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। आज ये हमारी जो है 8वीं टेस्ट है। 8वें टेस्ट के हिसाब से ये मतलब टेस्ट नंबर 9 है, क्योंकि 8वां टेस्ट जो हमारा है वो सीसैट का है और हम जीएस के टेस्ट को देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो जीएस के लिए ये हमारा 9वां टेस्ट है। फुल टेस्ट नंबर 3 है पीसीएस मंत्रा का। ठीक है, 2023 के लिए। तो आज के प्रश्नों में सारे प्रश्न रहेंगे। 7 टेस्ट हो चुके हैं, ये 8वां है इस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति प्रशासनिक संस्थाएं थी। सही है। अथर्ववेद में सभा को सप्त संसद कहा गया है। ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार सारे ऑप्शन को देखते चलेंगे, सारे प्रश्नों को। ठीक है, फटाफट देखेंगे, एग्जाम नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक संस्थाओं का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम प्रशासनिक संस्थाओं का था राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, पहले राष्ट्र, फिर जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। तो सूची को मिला लेते हैं। वेदांत का बादरायण है, न्याय का गौतम है। ठीक है, प्रतिपादक ये पूछ रहा है। वैशेषिक के उल्लूक कणाद है, जानते ही हैं। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, ये भी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आपने सारे प्रश्नों को देख रखा है, मैं जानता हूँ आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से। तो ये रिवीजन हो रहा है, फटाफट रिवीजन होगा तो बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नयनार संत को पांड्य देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये बनाया गया था मणिक वाचकर को। किसको? मणिक वाचकर को। नयनार संत मणिक वाचकर को पांड्य देश के राजा ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने ही चिदम्बरम मंदिर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं को पराजित किया था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं पूछा है। इरई लूट में प्राप्त धन होता था। सही है। उलगु होता था पथकर एवं सीमा शुल्क। वरियार होता था कर वसूलने वाला अधिकारी। वंज भूमि कर नहीं होता था, बल्कि वांज जो होते थे वो बंदरगाह होते थे। करौरा है, मुसरी है, वांजी है, बंदर है, तोंडी है, ये चेरों के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें मालती माधव जो है रचना, वो कालिदास की नहीं है, बल्कि यशोवर्धन की है। किसकी है? वो यशोवर्धन की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। बाकी ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय और कुमार संभव, ये तीनों रचनाएं कालिदास की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को मिलाना है। शारदा मठ द्वारका में। ठीक है, गोवर्धन मठ पुरी में, ज्योतिर्मठ आपका बद्री केदारनाथ में, और श्रृंगेरी मठ जो है आपका मैसूर में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पार्टी की स्थापना प्रयागराज में की गई थी। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, तो 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। अगला है, वास एवं टेम्पा शैली संबंधित है। तो वास एवं टेम्पा शैली संबंधित है चित्रकला से। किससे? चित्रकला से। असित कुमार हलदार को वास एवं टेम्पा नामक 2 नई चित्रकला शैलियों के लखनऊ में शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह शैली बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। असित कुमार हलदार रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य भी बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है हमको। पहला है, बर्तनों पर कलाई और नक्काशी का कार्य करने के लिए मुरादाबाद एवं मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। ये सही है। लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर और बिजनौर में होता है। ये भी सही है। पीतल की मूर्ति एवं तांबे के बर्तन मुख्य रूप से मथुरा में बनाए जाते हैं। ये भी सही है। पाटरी बर्तन का मुख्य रूप से कार्य मुजफ्फरनगर में नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से ये कार्य जो है खुर्जा, यानी खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में, खुर्जा में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद में भी चीनी मिट्टी के उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सुमेलित नहीं है, यानी असत्य है। ठीक है, अगला है सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है पांचाल
पांचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र थी, वत्स की कौशाम्बी। चेद की राजधानी सुक्तमती थी, यानी बांदा थी, ना कि मेरठ। कहाँ थी? बांदा, वर्तमान बांदा है, नाम क्या था? सुक्तमती। ठीक है, ऑप्शन आए तो लगा दीजिएगा, सुक्तमती। ठीक है, यह राजतंत्र था और सूरसेन की जो है मथुरा थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है सुमेलित कौन सा? रटौल। रटौल जो है प्रयागराज नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती एवं पश्चिमी जिलों में आम की खेती की मुख्य रूप से फसल जो है उगाई जाती है। लखनऊ का दशहरी, ठीक है, और सहारनपुर का सफ़ेदा एवं चौसा, बागपत एवं मेरठ का रटौल। ठीक है, तो रटौल कहाँ का है? बागपत और मेरठ। ठीक है, बागपत और मेरठ का रटौल है और वाराणसी का लंगड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सुमेलित नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, पहला है, सन 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, सही है। दूसरा है, सन 2011 में भारत की साक्षरता दर 80.9% थी, गलत है। क्यों? क्योंकि 2011 में जो है भारत की साक्षरता दर थी 73.0%। ठीक है, और 2001 में साक्षरता दर थी, अगर बात की जाए 2001 की, तो 64.8%। ठीक है, याद कर लीजिएगा तीनों को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन कैसे सुमेलित नहीं है? महेश भूपति टेनिस अकेडमी गोरखपुर में नहीं है, बल्कि महेश भूपति टेनिस अकेडमी ये आपकी है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में, ये याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं, लोहिया पार्क लखनऊ में है, सही है। राजा टोडरमल सल्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है, और राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या में है। तो तीनों सही हैं, बाकी पहला ए ऑप्शन ही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, एक तरफ जनघनत्व दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ का जनघनत्व कितना है? त्रिपुरा का है 350। ठीक है, मध्य प्रदेश का है आपका 236, मणिपुर का है 128 और केरल का है 860। ठीक है, ये जनघनत्व है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सुमेलित हो रहा है, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला प्रदेश हरियाणा रहा, जिसमें इसका ग्रामीण लिंगानुपात 831 तथा शहरी लिंगानुपात 829 रहा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये सही क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में पहली बार जो है जनता सरकार द्वारा संशोधित जनसंख्या नीति की घोषणा 1978 में की गई और 1976 में पहली बार घोषणा की गई थी। ठीक है, और भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी है, हो जाएगा। ठीक, अगला है, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो शपथ ली जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, पद एवं गोपनीयता की शपथ, सही है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, ये भी सही है। भारत की अखंडता की शपथ, ये भी सही। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों में बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम में से निम्न में से कितना होता है? तो कितना होना चाहिए? तो संसद की सदन संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? संसद की सदस्य संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन ऐसा ही है। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला है, इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, गलत है। अविश्वास प्रस्ताव जो है अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तर
उत्तर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास निर्धारण हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है और इसके पारित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। तो जो है केवल लोकसभा में जो है इसे लाया जाता है, न कि किसी भी सदन में। ठीक है। दूसरा है, इसे पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये सही है। इसके पारित हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? धन विधेयक के बारे में जानते हैं। पहला है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, सही है। इसे केवल किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तावित किया जाता है, ये भी सही है। इसे राष्ट्रपति के प्रमाणन की आवश्यकता होती है, नहीं। इसे राष्ट्रपति के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष इसका प्रमाणन देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? बहुत आसान प्रश्न है, अनुच्छेद 108। ठीक है। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 105 जो दिया गया है ऑप्शन 1 में, अनुच्छेद 105 में है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। ठीक है। 110 में क्या दिया है? 110 में है धन विधेयक, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुच्छेद 106 में है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लोकसभा समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो लोकसभा समिति में होते हैं 22 सदस्य। कितने? 22 सदस्य। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के एक कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किस स्थिति में हो सकती है? तो वो स्थिति होती है आपकी जब उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो, तब जो है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? न्यायिक समीक्षा के बारे में अगर आप जानते हैं तो यह विधायी अधिनियमों की जांच के लिए संबंधित है, यह कार्यपालिका के आदेशों से संबंधित है और केंद्र एवं राज्य दोनों पर लागू होती है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्न में से कौन सा शामिल किया जा सकता है? न्यायिक सक्रियता के बारे में पूछ रहा है, कौन शामिल किया जा सकता है? तो न्यायिक सक्रियता में शामिल किया जा सकता है सुनवाई के अधिकार का विस्तार, न्यायिक नियंत्रण का विस्तार, पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे हमारे ऑप्शन सही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रावधान संविधान में वर्णित हैं। तो कौन से प्रावधान संविधान में वर्णित है, ये पूछा जा रहा है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। उसे विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति में यदि आवश्यक हो तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। उसके अलावा उसे राज्य से बाहर का होना चाहिए। ठीक है। और जो है 35 वर्ष की आयु हो, साथ साथ भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है हमारा जो है, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, गलत है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है। ना कि नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री के और क्या क्या कार्य होते हैं? वह योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है। और वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन तथा फेरबदल कर सकता है और साथ साथ वह राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। ठीक है, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा समस्त कार्यपालक कार्यवाही की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम होगी। और अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। अगला है, किसी राज्य विधान परिषद का सभापति क्या होता है? तो वह होता है सदन के 2 सदस्यों से चुना जाता है। ठीक है, किसी राज्य विधान परिषद का सभापति सदन के अपने सदस्यों में से चुना जाता है। यह विधानसभा अध्यक्ष की भांति ही कार्य करता है। इसकी सदन की सदस्यता समाप्त होते ही सभापति का उसका पद भी रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 213 है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 213। 213 में यह अधिकार दिया गया है कि जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और किसी विषय पर निर्णय लेना आवश्यक हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद धारण करते हैं। तो ये पद धारण करते हैं 62 वर्ष की आयु तक। कब तक? 62 वर्ष की आयु तक, किंतु इसके पूर्व भी इनका पद रिक्त हो सकता है। कैसे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने पर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। ठीक है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 115 के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 215। ठीक है, यानी जो है उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। सही है। तीनों स्तर की पंचायतों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए होने चाहिए। नहीं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ग्राम पंचायतों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए, जबकि पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, इन निकायों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1992। कब? 1992 में पारित हुआ तथा 1993 में यह प्रभाव आया था। 74वां संविधान संशोधन है यह। ठीक है, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ और 1993 में यह प्रभाव में आया। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा? असत्य कथन। ठीक है, तो विद्युत मोटर यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता है, बल्कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सही है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और स्टेथोस्कोप जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही है। 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है, इस पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला है, 3.98 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। ये भी सही है। ठीक है, जल का आयतन भी जो है सबसे कम होता है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो इस ताप पे सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, जब विभिन्न वाद्य यंत्रों को एक ही स्वर में बजाया जाए तो उन ध्वनियों के मध्य अंतर किसके कारण होता है? तो ध्वनियों का अंतर होता है गुणता के कारण। किसके कारण? गुणता के कारण होता है। ठीक है, जब दो ध्वनियाँ एक समान आयाम और आवृत्ति की तरंग को उत्पन्न करती हैं तो दोनों के मध्य अंतर गुणता से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो होता है बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, बर्नौली का जो प्रमेय होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस प्रमेय के अनुसार जब कोई आसमान या असंपीड्य तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? तो गैर संक्रामक रोग इसमें से हो जाएगा आपका कैंसर तथा स्कर्वी। कैंसर स्कर्वी जो होता है वो गैर संक्रामक होता है। कैंसर कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कहते हैं, जबकि स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। बाकी एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, मलेरिया, एथलीट फुट ये जो है आपके संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाना है, कौन सा किससे संबंधित है? इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। किसने? बेंटिंग और बेस्ट। चेचक का टीका के एडवर्ड जेनर ने। हार्मोन की स्टर्लिंग ने। और एंजियोलॉजी की विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंगा पदार्थ है। सही है। ठीक है। दूसरा है, कीटों में हीमोसाइनिन पाया जाता है। ये भी सही है। कुल आरबीसीज का 33% हीमोग्लोबिन होता है। ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। ठीक है, विटामिन के को बोलते हैं नेप्थोक्यूनोन। ठीक है, B6 को बोलते हैं पायराडाक्सिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन और B7 को बोलते हैं विटामिन मतलब बायोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, सारे सुमेलित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो लगभग 56% होता है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है। पहला है, एड्रेनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। गलत है। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन नहीं कहा जाता है, बल्कि थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारे वक्ष गुहा में मौजूद होती है। यह हार्मोन रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा जो समय के साथ वृद्धावस्था में समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर में दैनिक लय को तय करने का कार्य थाइमस ग्रंथि नहीं की बल्कि पीलियर ग्रंथि करती है। ठीक, और जो मस्तिष्क में मौजूद होती है। तो पहला हमारा सत्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है, TSH हार्मोन इंसुलिन और थायरॉक्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है, तो जो है दूसरा भी हमारा गलत है। ठीक है, तीसरा है, थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर दैनिक लय प्रदान करती है। ठीक, तो तीसरा हमारा कार्य थाइमस ग्रंथि नहीं की बल्कि पीलियर ग्रंथि करती है। तीसरा भी गलत है। कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। तीनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा असत्य वाक्य? पहला है कि बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। सही है। चाय की पत्तियों में निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है। ठीक है, तो ये गलत है, बल्कि चाय की पत्तियों में कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है, ना कि निकोटीन। क्या है? कैफीन।
चाय की पत्तियों में कैफीन पाया जाता है जो कि एक उत्तेजक पदार्थ है। इसके अलावा जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, ये सही है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयोग होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही नहीं है। ठीक, इसी प्रकार सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है विभज्योतक। विभज्योतक ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो पौधों की जड़ तथा तने की लंबाई, मोटाई एवं नई शाखाओं एवं पत्तियों के निर्माण में सहायक होता है, अर्थात यह कोशिकाओं में विभाजन कर पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जाइलम, फ्लोएम एवं पैरेकाइमा एक प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। बाजरे में अर्गट रोग लगता है, सही है। धान में हरित बाल नहीं लगता है, बल्कि हरित बाल बाजरे में पाया जाता है। देखे होंगे जब बाजरा पकने वाला होता है या थोड़ा कच्चा रहता है तो उसमें हरे 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 दाने बन जाते हैं, वही हरित बाल होता है। ठीक है, जो बाजरे की बीजों को बर्बाद कर देता है। ठीक, आगे है, मटर में बुकनी रोग होता है और आलू में पिछैती झुलसा रोग होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ जो है बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च प्रकार का ओमेगा वशीय अम्ल है। तो सर्वोच्च प्रकार का ओमेगा वशीय अम्ल ओमेगा 3 होता है। ठीक है, ओमेगा 3 कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो है ओमेगा वसीय अम्ल जो है सर्वोत्तम प्रकार का वसीय अम्ल है जो मुख्य रूप से हमारे रक्त को पतला करने और मस्तिष्क की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यह वसीय अम्ल 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 सर्वोत्तम प्रकार का वसीय अम्ल है जो मछली के यकृत यानी का तेल जो होता है मछली के यकृत के तेल यानी कार्ड से बनता है, अखरोट में होता है, बादाम में होता है तथा ठंडे प्रदेशों की मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से पौधों में हरीमहीनता हो जाती है? तो हरीमहीनता जो होती है वो पौधों में मैग्नीज की कमी से होती है। ठीक है, हरीमहीनता का मतलब होता है क्लोरोसिस रोग। ठीक है, जिससे पत्तियां बाद में भूरी भी हो जाती हैं। जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी हो जाती हैं तथा पत्तियां चितकबरी और पीली पड़ जाती हैं। कैल्शियम मूल रोमों के विकास को प्रेरित करता है जिसकी कमी से क्लोरोप्लास्ट सुचारू रूप से कार्य नहीं करते, जबकि आयरन क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु ये क्लोरोफिल के अणु में नहीं पाया जाता है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तथा पत्तियां किनारे से फटने लगती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी शैवाल जेली और आइसक्रीम बनाने के लिए आर्थिक महत्व के रूप में कार्य की जाती है, मतलब कार्य में लाई जाती है? तो वो शैवाल होती है हमारी अगर शैवाल का उपयोग जेली तथा आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जबकि नॉस्टॉक का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, लाइमिनेरिया का उपयोग आयोडीन के उत्पादन में तथा क्लोरेला का उपयोग खाद्य निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, एशिया कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एशिया कप के बारे में पूछ रहा है सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, एशिया कप 2022 का आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात था, सही है। यह एशिया कप का 15वां संस्करण था, यह भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इसके अलावा यह एक दिवसीय श्रृंखला के रूप में प्रायोजित किया गया था, गलत है। और इस प्रतियोगिता का विजेता पाकिस्तान बना, यह भी गलत है। ठीक है, तो जो है इस प्रतियोगिता का विजेता जो है श्रीलंका बना पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, और यह जो है एक दिवसीय श्रृंखला नहीं बल्कि T20 प्रारूप में आयोजित किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2022 का पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, एलेना रिबाकिना। ठीक है, इन दोनों ने जीता है। नोवाक जोकोविच है सर्बिया से और एलेना रिबाकिना है कजाकिस्तान से। ठीक है, इन्होंने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और राफेल नाडाल ने स्पेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है और ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है जो कि पोलैंड की है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने सबके बारे में बता दिया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर ने किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं ये, वरिष्ठ नेता, इन्हें जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, इस पुरस्कार को नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। अगला है किस संस्था को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके प्रथम नाम का जो है एक फाउंडेशन है, उसको जो है ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक संस्था है, तो उसी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसकी थीम थी वाटर विजन 2047। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या थी? तो उसकी थीम रही है प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना। ठीक है, याद रखिएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम रही है प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना। ऑप्शन सी सही है। अगला है दिसंबर 2022 में आयोजित अभ्यास काजिन 22 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो पहला कथन है यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है भारत और कजाकिस्तान, ना कि उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, याद रखिएगा, कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। और इस अभ्यास का आयोजन जयपुर में किया गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इस अभ्यास का आयोजन जो है उमरोई मेघालय में किया गया। तो मेघालय इसका ऑप्शन हो जाएगा, मेघालय में किया गया। ठीक है, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दोनों कथन असत्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की गई है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की गई है तमिलनाडु राज्य द्वारा। कहाँ द्वारा? तमिलनाडु राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है हुबली में। कहाँ पे किया गया है? हुबली में। ठीक है, कर्नाटक में है ये हुबली, तो वहाँ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारस मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सारस मेला 2023 का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर। कहाँ? सरस मेला। ठीक है, नाम है सरस मेला 2023, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, यह मेला फरवरी माह में आयोजित किया गया। इस मेले का आयोजन जम्मू के बाग-ए-बहु में किया गया। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 के आयोजन निम्नलिखित में से किस प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया था गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। तो G20 की थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आयोजित था ये पतंग महोत्सव। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, तो ऑप्शन हमारा टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2023 को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक हैं। तो अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, तो इसका आयोजन नागपुर में किया गया, सही है। इस आयोजन के मुख्य विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी, ये भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा भारत के किस शहर का चयन चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में किया गया? तो ये किया गया था हैदराबाद का चयन। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान एवं केंद्रीय चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु केंद्र की स्थापना करने के लिए हैदराबाद का चयन किया गया।
16 जनवरी 2023 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस संबंध में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डाई स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख के हानले गांव में देश का पहला डाई स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। यह डार्क स्काई रिजर्व चांगथान वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, यूथ 20 ग्रुप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यूथ 20 के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार भारत द्वारा किया जाएगा। सही है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। गलत है। क्यों? क्योंकि इस का सम्मेलन जो है गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, 6 से 8 फरवरी के बीच में गुवाहाटी में किया गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो है हमारा अगला प्रश्न है, वीर गार्जियन अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत और जापान के बीच में। ठीक है, मतलब ये आयोजित किया गया भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन अभ्यास 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच जो है भारत और जापान के बीच, यह इस संस्करण का प्रथम अभ्यास था। ठीक है, इसका आयोजन जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, वीर गार्जियन अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में किया गया? तो उसी का रिपीटेशन है। तो ऑप्शन ए है, भारत और जापान। अभी पिछले वाले प्रश्न का रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास भारत के किस शहर में शुभारंभ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला है, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया आपके नागालैंड शहर में। कहाँ पे? नागालैंड में। यह इस आयोजन का तीसरा संस्करण था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी घोषणा, अच्छा सत्य पूछा है, तो इसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट 2023-24 में की गई। सही है। इस बचत प्रमाण पत्र को 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी सही है। इस योजना के तहत जमा राशि महिला एवं बालिका के नाम पे की जाएगी। ये भी सही। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जान लीजिएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन का लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है जो है जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने से। ठीक है, यानी केंद्रीय बजट 2023-24 में मिशन प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। इस मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। सरकार आने वाले अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये थी उत्तराखंड की झांकी। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी का नाम मानस खंड था। ये जरूर याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो मानस खंड नाम था। ठीक, और यह देवभूमि की गौरवशाली संस्कृति को परिलक्षित करती हुई झांकी थी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। जल से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में जल से पूछे, पक्का याद करके जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वह एकमात्र दिल्ली सुल्तान था, सुल्तान दिल्ली का सुल्तान था जिसने व्यापक साक्षरता प्राप्त की थी। सही है।
इसामी, बर्नी और इब्न बतूता उसके समकालीन थे, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में खुद मुकद्दम और पटवारी थे। तो खुद मुकद्दम और पटवारी कौन थे? तो ये हुआ करते थे मुक्ति के साथ निकट समन्वय में काम कर रहे ग्राम पदाधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्ण देव राय ने अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। ठीक है, दास्ताने अमीर हमजा हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लग गए और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 5 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। यह चित्र फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है, चिनकिलिज खां को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा आसफ जाह की उपाधि प्रदान की गई। सही है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिसके शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्टो नोवा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया था। ठीक है, तो इस युद्ध के समय एक बार फिर से हैदर अली ने निज़ाम मराठा एवं अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली और 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बेली को परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया और 1781 ईस्वी में हैदर का सामना जनरल आयरकूट से हुआ। आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके जो है बुरहानुल मुल्क को। किसको? बुरहानुल मुल्क को। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मोहम्मद शाह ने 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया गया और बुरहानुल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया गया। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया, जहां उसने 1722 में अवध की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने अपने स्वतंत्र राज्य की राजधानी फैजाबाद को बनाया। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर्जन ने पूसा दिल्ली में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। गलत है। क्यों? क्योंकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर्जन ने बिहार के पूसा में, ठीक है, कहाँ के? बिहार के पूसा। ठीक, और इसके अलावा पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। वर्ष 1934 के भूकंप में संस्थान की मुख्य इमारत के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इस कृषि अनुसंधान संस्थान को दिल्ली में पुनः स्थापित किया गया, जो वर्तमान में दिल्ली के पूसा स्थित रोड भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 1901 के पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम के माध्यम से उसने काश्तकारों को बेदखली से बचाने की पहल की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के घनिष्ठ संबंधों की व्याख्या की?
तो ये व्याख्या की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई थी, अर्थात यह व्यवस्था सीधे किसानों के साथ साथ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना जैसा बताया ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, 1873 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में किस केस के तहत भारतीय क्रांतिकारियों के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी षड्यंत्र का केस चला? तो वो चला था मेरठ षड्यंत्र केस पे। किस पे? मेरठ षड्यंत्र केस पे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को टालने के लिए वायसराय के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों को रखा? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने के लिए अपनी 11 सूत्रीय मांगों को वायसराय इरविन के समक्ष ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के समानांतर एक आंदोलन चलाना। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? कांग्रेस के समानांतर एक आंदोलन चलाना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 11 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है गांधी जी ने यरवदा जेल के अंदर से ही हरिजन आंदोलन को व्यापक एवं सक्रिय बनाने की दृष्टि से 3 साप्ताहिक प्रतों का प्रकाशन कराया। अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा, तो जो है दांडी मार्च, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 11 मार्च 1923 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत नहीं की, बल्कि जो है 12 मार्च, जो यहाँ 11 मार्च है वो हो जाएगा 12 मार्च। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक होने पे यही होता है, तो दूसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष आपके रहे हैं घनश्याम दास बिरला। ठीक है, महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इस संघ का मूल संविधान गांधी जी ने स्वयं तैयार किया था। प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि अमृतलाल ठक्कर यानी ठक्कर बापा इसके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी असत्य है। पृथक निर्वाचक मंडल के मांगे स्वीकार कर ली गई। गलत है, बल्कि जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांगे अस्वीकार कर दी गई। ठीक है, उनकी मांगों को नहीं माना गया। बाकी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, द्विसदनीय विधानमंडल और गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया पर होगी, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई स्क्रीन समिति का संबंध था। तो स्क्रीन समिति का संबंध किससे था? थल सेना के भारतीयकरण से। ठीक है, स्क्रीन समिति का संबंध जो है थल सेना के भारतीयकरण से था। 1925 में स्क्रीन समिति का गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश की सीमा जो है नहीं मिलती है मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज की प्राप्ति झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र से की जाती है? तो जादूगोड़ा से जो है एक ही खनिज है, वो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेंडे है।
देश में यूरेनियम की प्राप्ति मुख्य रूप से धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी के चट्टानों में किया जाता है। यह मुख्य रूप से झारखंड में सिंहभूम के जिले में जादूगोड़ा क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है। थोरियम की प्राप्ति केरल के तटवर्ती भागों में, ग्रेफाइट की प्राप्ति झारखंड, उड़ीसा तथा जिप्सम की प्राप्ति राजस्थान से की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है मूलिंग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मूलिंग दर्रा आपका है उत्तराखंड में। कई बार चर्चा में रहा है तो याद करके जाइएगा, मूलिंग दर्रा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म देखना है। पहला है सोना। सोना जो है हड्डी की खान, ठीक है, सोना सही है। हड्डी की खान, सोना हड्डी की खान में पाया जाता है। चांदी चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। बॉक्साइट खेतड़ी में नहीं की पाई जाती है, बल्कि बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से उड़ीसा में होता है। कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। और लोहा मयूरभंज में होता है, ये तो जानते ही हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी युग्म गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय को अलग करता है? बहुत आसान प्रश्न है। तो ये अलग करता है 8 डिग्री चैनल। एक बार चैनलों के नाम जान लीजिए जो उसके आसपास है। कोको चैनल भारत तथा म्यांमार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री लघु अंडमान तथा कार निकोबार को। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा। ये जरूर याद करिएगा क्रम। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है कुंडापुर। कुंडापुर पश्चिम बंगाल नहीं, बल्कि वेम्बनाड कच्छ वनस्पति क्षेत्र केरल में एवं कुंडापुर कच्छ वनस्पति क्षेत्र कर्नाटक में है। ठीक है, तो कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, और वेम्बनाड कच्छ वनस्पति कहाँ है? वो है केरल में। भितरकनिका उड़ीसा में है। पहला तो ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। पिचवरम तमिलनाडु में है और वेम्बनाड केरल में है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, तो ऑप्शन हमारा ए सही नहीं है। अगला है ताप विद्युत शक्ति केंद्र एवं संबंधित राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है बगलकोट। तो बगलकोट जो है जम्मू कश्मीर में है, भरतपुर दिल्ली में है, कोटा राजस्थान में है। बल्लार शाह गुजरात में नहीं है, बल्कि बल्लार शाह आपका जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ताप विद्युत संयंत्र है ये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी जो है चट्टानें बनी या पहाड़ बना? ठीक है, ये स्थलाकृतियाँ बनी हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका पहले अरावली पर्वत बना, फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ शोलास वन नहीं पाए जाते हैं? तो शोलास वन नहीं पाए जाते हैं आपके विंध्याचल पहाड़ियों पर। ठीक है, शोलास वन नीलगिरी पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य कथन है? ठीक, सत्य कथन कौन सा है पूछा है। तो पहला है भारत की तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ है। तो पहला सही है। दूसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाया झील का उदाहरण है? तो प्लाया झील का उदाहरण है इसमें पचपर्दा झील। ठीक है, प्लाया झील का निर्माण वायु द्वारा बालू को उड़ाकर ले जाने से होता है। ठीक है, राजस्थान में काफ़ी मात्रा में प्लाया झील पाली जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है हिमालय के फाल्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट को सही परिभाषित करता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट को परिभाषित करता है कौन? लघु हिमालय एवं बृहत हिमालय के मध्य फाल्ट।
ठीक है। तो हिमालय के कुछ फॉल्ट हैं, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो इंडस सांगपो सचर जोन है दक्षिणी तिब्बत एवं बृहद हिमालय के मध्य। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य। और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है शिवालिक हिमालय और मैदानी भागों के मध्य। तो ऑप्शन हमारा बी जो है सही नहीं है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील का निम्नलिखित में से मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील का मिश्रण कौन सा है? तो वो है आपका लोहा निकिल एवं क्रोमियम। ठीक है, लोहा निकिल क्रोमियम का स्टेनलेस स्टील में मिश्रण होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है। सोडियम नाइट्रेट जो है, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर जो है, फिर उसके बाद चिली साल्ट पीटर कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को। बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट नहीं कहते, बल्कि सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा यानी वॉशिंग पाउडर कहते हैं, ना कि बेकिंग पाउडर। ठीक है, और बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो लिखा है उसकी जगह बाई लग जाएगा, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ बी सही नहीं है। नौसादर होता है अमोनियम क्लोराइड और हार्न सिल्वर होता है सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम मेघ विजन में किया जाता है? कृत्रिम मेघ विजन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एल्किल हैलाइड और शुष्क बर्फ का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोयले की खदानों में विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। तो कोयले के खदानों में विस्फोट के लिए मीथेन जिम्मेदार होता है। क्या होता है? मीथेन गैस जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम की मिश्र धातु नहीं है। तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो इसमें है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किस क्षेत्र के विकास हेतु मार्ग MAARG मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA किस मंत्रालय के अधीन का कार्य करता है? तो APEDA कार्य करता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसके मंत्रालय के अधीन? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के खाते में अवशेष CSR राशि को कितने वर्षों के भीतर अनिवार्यता खर्च करने संबंधी नियम लागू किए गए हैं? तो ये लागू किए गए हैं आपके 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है SS विश्वनाथन पैनल किस प्रकार के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था शहरी सहकारी बैंकों। ठीक है, तो SS विश्वनाथन पैनल जो है वो शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किस संस्थान के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये मंजूरी प्रदान की गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, हाल ही में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह संस्थान वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसके कार्य कुछ हो सकते हैं। जो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, कार्मिक प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सलाह देना, कारपोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक उद्योग संवर्धन आंतरिक विभाग यानी DPIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा। ठीक है, WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत है उद्योग उधार एवं अन्य देयताएं। कौन सी? उधार एवं अन्य देयताएं कितनी है? तो वो होती है 34%। उधार एवं अन्य देयताएं 34%। GST जो है आपकी वो 17% है। ठीक है, आयकर आपका है 15% और निगम कर है आपका 15%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका संचालन किया जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। स्वामित्व योजना का संचालन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व निर्धारण करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई के पास स्थापित किया जा रहा है। इसे भारत सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों द्वारा किस माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार से पूंजी उगाही की जाती है? तो वो माध्यम होता है आपका उपयुक्त सभी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDR, तीनों के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया धनात्मक भुगतान संतुलन से जुड़ी नहीं है? ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी नहीं है। तो वो है स्वर्ण का निर्यात और विक्रय। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, बेस इरोजन एवं प्रॉफिट शेयरिंग BEPS प्रावधान किस संगठन से जुड़े हैं? तो BEPS जो है जुड़े हैं आपके आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा। किससे? OECD द्वारा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल चैलेंज किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल। किसकी? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ये पहल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई थी 2019 में। ठीक है, कौन सा? 2019 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पृथ्वी शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि और अरुण। ये जो है इसका क्रम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है? तो खनिज तेल होता है अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से होता है। ठीक है, इनकी रचना परतों के रूप में होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, सूची को मिलाना है। एक तरफ पठार है, एक तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा पठार कौन से देश में है ये देखना है। तो अनातोलिया पठार आपका तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में है। ओजार का पठार है आपका अमेरिका में। पोतवार पठार है आपका पाकिस्तान में। और लोएस है जो है आपका चीन में। तो ऑप्शन हमारा इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा, मैदानों में विसर्पों द्वारा। ठीक है, गोखुर झीलों का निर्माण नदियों द्वारा मैदानी भागों में होता है। जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती हैं, जिसे विसर्पों का निर्माण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है निम्न द्वीपों में आकार के आहार पर अवरोही क्रम में बड़े से छोटे में कौन सा द्वीप है? बहुत आसान प्रश्न है। तो बड़े से छोटे में इसका द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और वैफीन। ठीक है, ये बड़े से छोटे का क्रम है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार आकृति के पवनभिमुखी दिशा में नुकीली आकृति वाले बालू टीले क्या कहलाते हैं? तो वह बालू टीले कहलाते हैं बरखान। क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन सत्य रहेगा? ठीक है, पहला है कि महासागरों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है। ठीक, दूसरा है उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। ये भी सही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की समीक्षा अधिक तापमान होता है। और तीसरा है सूर्य की किरण सागर के अंदर 200 मीटर गहराई तक पहुंचती है। तो ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा। तीनों सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन पूछा है। पहला है चिन्यूक एक ठंडी हवा है। गलत है। क्यों? चिनूक जो है एक गर्म एवं शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। सही है। तीसरा है रॉकी पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के मेघों से दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा चारों ओर प्रभा मंडल यानी हालों का निर्माण होता है? तो हालों का निर्माण होता है पश्चाव स्तरीय मेघ में। ठीक है, पश्चाव स्तरीय मेघ में दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल यानी हालों का निर्माण होता है। ये मेघ महीन और सफ़ेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? राजधानी और देश दिया हुआ है और पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है। अज़रबैजान की राजधानी बिश्केक नहीं है बल्कि जो है बाकू है। कौन सी? बाकू है। ठीक, अज़रबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। माल्डोवा की चिसिनाउ है, ये तो जानते हैं, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है आपके भूटान को। किसको? भूटान को। हिमालय की घाटी के माध्यम से आने वाले अत्यधिक और बड़े तूफानों के कारण भूटान की ब्रज की भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसकी राष्ट्रीय परिषद को सोंगडम कहा गया है। ठीक है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है किरकुक, मोसल, बसरा और तिकरिक किस देश के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं? तो ये हैं आपके इराक। कहाँ पे? इराक। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में किसे अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? अजैविक घटक है, ये याद रख लिया। तो अजैविक घटक के अंतर्गत पौधे एवं सूक्ष्म जीव को शामिल नहीं किया जाता है बल्कि वर्षा, तापमान और पर्वत एवं मैदानी भाग को जो है अजैविक घटक के रूप में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रवालों के विकास के लिए कौन सी दशा उपयुक्त होगी? तो प्रवालों की दशा के लिए उपयुक्त होती है लगभग 21 डिग्री। कौन सा? लगभग 21 डिग्री जो है प्रवालों की दिशा के लिए बहुत उपयुक्त होती है।
ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। रामसर स्थल पूछा है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है दीपोर बील जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि दीपोर बील रामसर स्थल असम में है। कहाँ पे? दीपोर बील असम, ठीक है, असम में। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन पूछा है। पहला है, जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। सही है। इसके तहत प्राथमिकता वाले 8 मिशनों को केंद्रित किया गया। ये सही है, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैव आवर्धन के तहत खाद्य श्रृंखला में पहुंचे प्रदूषणकारी पदार्थ डीटीटी की सांद्रता का उच्च स्तर खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर अधिकतम होगा। तो किस में अधिकतम होगा? तो वो होगा आपका तृतीयक या उच्च उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक या उच्च उपभोक्ता में होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई। तो WWF की स्थापना आपकी जो है की गई थी 1961 में। कब की गई थी? 1961 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन हमको देखना। पहला है कि फसल चक्र की उर्वरता क्षमता को घटाता है। ठीक है, सही है। फसल चक्र जो होता है वो उर्वरता जो है, मिट्टी की उर्वरता जो है, भूमि की उर्वरता की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देता है। दूसरा है, इसके तहत एक खेत में एक साथ कई फसलों को बोया जाता है। गलत है। इसमें सीढ़ीदार खेत का निर्माण किया जाता है। ये भी गलत है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो रहा है। तो पेयजल में अगर अधिकता है तो वहाँ पे जो है ब्लैक फुट नाम की बीमारी का, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग तथा सीसा की अधिकता से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाए। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।